वर्कबिलिटी यूनिट सेकंड। कंक्रीट करते समय बनाया गया ऐसा मिक्स जिसे इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके, इजीली प्लेस किया जा सके, इजीली कॉम्पैक्शन किया जा सके, करके फिनिशिंग की जा सकती हो, वर्केबल कंक्रीट कहलाती है। और इस कंक्रीट की यह प्रॉपर्टी गुण या वर्केबिलिटी कहलाती है। कंसिस्टेंसी, इट इज द रिलेटेड मोबिलिटी एंड आल्सो the one-dimensional measure of workability. It is the property of concrete which provide penetration resistance in concrete paste. इसमें पहला है स्लम टेस्ट, दूसरा सैप कॉम्पैक्शन फैक्ट्री टेस्ट, थर्ड इज VB टेस्ट, फोर्थ इज फ्लो टेस्ट, फिफ्थ इज ली बॉल टेस्ट। पहले देखते हैं स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट लेबोरेटरी और फील्ड दोनों जगह किया जा सकता है। यह मेथड वेरी वेट और वेरी ड्राई, वेरी हाई वर्केबल और वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए सूटेबल नहीं होता है। स्लम टेस्ट के द्वारा सीमेंट कंक्रीट की वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी दोनों ज्ञात की जा सकती है। स्लम टेस्ट करने वाले कंक्रीट में मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 40 mm से अधिक नहीं होने चाहिए, 38 mm भी होता है। स्लम टेस्ट करने के लिए काम आने वाला मोल्ड और टेपरिंग रोड की साइज निम्नानुसार होता है। ट्वेंटी 4.4 सेंटीमीटर टॉप का डाया एंड 12.7 बॉटम का डाया। और 27.09 सेंटीमीटर। फिर दूसरे में भी 22.9 टॉप का डाया, 12.7 सेंटर का डाया, नीचे बॉटम का डाया 22.9 एंड थर्ड इज 12.2 सेंटीमीटर बॉल्ड, 23.5 सेंटीमीटर, 20 इसके दोनों की डिस्टेंस में 20.3 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें स्लम कॉन्टेस्ट की, उसका डायमीटर होता है टॉप का 10 सेंटीमीटर एंड बॉटम का 20 सेंटीमीटर, हाइट होती है 3 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें सिलेंडर की, टेम्परिंग रॉड 1.6 सेंटीमीटर, यह 16 mm का रोड होता है। इसकी 60 सेंटीमीटर या 600 mm की इसकी हाइट होती है। टेम्परिंग रोड यूज फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ कोन इन स्लम मोल्ड। कंक्रीट फिल इन मोल्ड फॉर स्लम टेस्ट 4 लेयर। क्या करते हैं, 4 लेयर के अंदर इसको फिल करते हैं। थिकनेस ऑफ ईच लेयर 7.5 सेंटीमीटर ईच लेयर। नंबर ऑफ ब्लो ऑन ईच लेयर 25 ब्लो। अगर हम बात करें स्लम, इट इज़ क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स: ट्रू स्लम, शियर स्लम एंड कोलैप्स स्लम। ट्रू स्लम क्या होता है, कुछ पार्ट के लिए वो कोलैप्स हो जाता है। एंड शियर स्लम एवरेज हाइट से भी ज़्यादा। नॉन कोहेसिव स्लम रिप्रेजेंट segregation of concrete. If concrete slump evenly, then it is called true slump. In one half of the cone side down, then it is called shear slump and also known as cohesive concrete. यदि कंक्रीट वेरी हाई वर्केबिलिटी
वर्केबल है तो यह कोलेप्सेबल स्लम्प को डिनोट करती है। कंक्रीट को स्लम्प वैल्यू के अनुसार निम्न प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। सीरियल नंबर, स्लम्प वैल्यू, वर्केबिलिटी एंड डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी। अगर 25 से 75 mm तक कोलेप्स होता है तो लो वर्केबल कॉन्क्रीट। अगर डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी बात करें तो स्टिफ प्लास्टिसिटी कॉन्क्रीट। 50 से 100 mm मीडियम वर्केबल कॉन्क्रीट प्लास्टिसिटी कॉन्क्रीट। अगर 100 से 150 mm के वैल्यू आ रही है स्लम्प वैल्यू, हाई वर्केबल कंक्रीट या फ्लो कंक्रीट, फ्लोइंग कंक्रीट। नोट, स्लम्प टेस्ट आर मोर यूजफुल प्लास्टिक मिक्स। रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ स्लम्प फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। सीरियल नंबर, टाइप्स ऑफ वर्क एंड स्लम्प वैल्यू। अगर हम बात करें कंक्रीट इन रोड कंस्ट्रक्शन तो स्लम्प वैल्यू कितनी होनी चाहिए रोड कंस्ट्रक्शन के लिए? 20 से 40 mm। हम बात करें मास कंक्रीट वर्क डैम एंड ब्रिज के लिए तो 20 से 50 mm। कंक्रीट फॉर बीम एंड स्लैब 50 से 100 mm। एंड कंक्रीट इन कॉलम और थिन वॉल नॉर्मल आरसीसी वर्क 80 से 150 mm। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, यह टेस्ट लेबोरेटरी मेथड का एक प्रकार है जो कि लो वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इस टेस्ट में कंक्रीट का कॉम्पैक्शन फैक्टर ज्ञात किया जाता है। कॉम्पैक्शन फैक्टर ज्ञात किया जाता है जिसके लिए निम्नलिखित इंस्ट्रूमेंट उपयोग में लाया जाता है और कॉम्पैक्शन फैक्टर ज्ञात किया जाता है। हम बात करें कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की तो वेट ऑफ पार्शियल कॉम्पैक्शन कंक्रीट अपॉन वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। हॉपर ए बॉटम इंटरनल डाया कितना है? 12.7 सेंटीमीटर। एंड टॉप डाया कितना है? 25.4 सेंटीमीटर। इंटरनल हाइट ऑफ हॉपर 27.9 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन हॉपर ए एंड हॉपर बी 20.30 सेंटीमीटर। अब अगर बात करें हम हॉपर बी की तो बॉटम इंटरनल डाया कितना है? 12.7 एंड टॉप इंटरनल डाया कितना है? 22.9 सेंटीमीटर। इंटरनल हाइट ऑफ हॉपर 22.9 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड मोल्ड 20.3 सेंटीमीटर। मोल्ड इंटरनल कितना है इसका डाया? 15.2 सेंटीमीटर। इंटरनल हाइट 30.5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें कॉम्पैक्टिंग फैक्टर के अनुसार कंक्रीट की वर्केबिलिटी करें निम्न प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। अगर हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की बात करें एंड वर्केबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी, पहला 0.75 से 0.80 के बीच में अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर है तो वेरी लो, इसे हम कह सकते हैं स्टिफ प्लास्टिसिटी। अगर 0.80 से 0.85 के बीच में है तो लो वर्केबल स्टिफ प्लास्टिक। अगर हमारे पास कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.85 से 0.92 है मीडियम वर्क प्लास्टिक। ग्रेटर देन 0.92 तो हाई वर्केबल फ्लोविंग। नेक्स्ट है VB टेस्ट। यह
टेस्ट वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में एक वाइब्रेशन इंस्ट्रूमेंट उपयोग में लाया जाता है, जिसके ऊपर एक पात्र रखा जाता है। पात्र में कंक्रीट का मोल्ड भरकर मोल्ड को अलग अलग लिया जाता है। इसके बाद इस कंक्रीट को वाइब्रेशन दिया जाता है और कंक्रीट के प्लेट होने का समय ज्ञात किया जाता है। कंक्रीट की जितनी ज़्यादा वर्केबिलिटी होती है, इसकी वी भी उतनी ही कम होती है। कंक्रीट की वर्केबिलिटी को वी वैल्यू के अनुसार निम्न प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। लेस देन वी की वैल्यू अगर 0 लेस देन 2 सेकंड है तो वर्केबिलिटी हाई वर्केबल रहेगा, फ्लोइंग कंडीशन में रहेगा। ठीक है। अगर वी वैल्यू 2 से 5 सेकंड है तो मीडियम वर्केबिलिटी रहेगी, ये अपन प्लास्टिक का है। अगर 5 से 10 सेकंड के बीच में है तो लॉ स्टिफ प्लास्टिक, और 10 से 20 सेकंड के अंदर वी वैल्यू है तो वेरी लॉ स्टिफ। नेक्स्ट है फ्लो टेस्ट। यह लेबोरेटरी टेस्ट की कैटेगरी में आता है। इस टेस्ट के द्वारा सीमेंट कंक्रीट की कंसिस्टेंसी, कोहेजिनेस एंड सेग्रीगेशन प्रॉपर्टी का कंक्रीट का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए फ्लो टेस्ट 700 × 700 mm उपयोग में लाई जाती है और इस टेबल वेट 16 kg ±1 kg होता है और कंक्रीट को भरने के लिए काम में लाए गए मोल्ड के साइज अनुसार होता है। देखो जी, हम बात करें फ्लो टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऊपर का डाई होता है 17 सेंटीमीटर और दूसरा 25 सेंटीमीटर, नीचे का बॉटम का हाइट होती है 12 सेंटीमीटर। जो हम टेम्परिंग रोड यूज में लेते हैं 60 सेंटीमीटर की और डाया 16 सेंटीमीटर। में होगा वो टेम्परिंग रोड। मोल्ड भर देने के लिए, मोल्ड भरने देने के बाद इसे हटा लिया जाता है और उसके बाद प्लेट को अप एंड डाउन किया जाता है और अप एंड डाउन करने के हाइट 12.5 mm होती है, तो इसे एक बार अप डाउन करने को 2 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए तथा 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और प्लेन को 15 टाइम अप एंड डाउन किया जाता है। इसके बाद स्पीड हुई कंक्रीट को 6 डायरेक्शन में नियरेस्ट 5 mm तक मेजर किया जाता है। फ्लो परसेंट अगर हम याद करें, एवरेज स्प्रिट डायमीटर इन सेंटीमीटर 25 / 25 × 100। नोट, कंक्रीट फ्लो वैल्यू 0 to 150% के मध्य वेरी करती है और यह टेस्ट वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए उपयोग में लाया जाता है। कैली बॉल टेस्ट, यह मेथड फील्ड कैटेगरी में आता है और इस मेथड से प्राप्त रिजल्ट स्लम टेस्ट के कंपेयर में मोर एक्यूरेट होते हैं तथा यह मेथड स्लम टेस्ट के कंपेयर में ज़्यादा तेज़ी एक क्विकर रिजल्ट से देता है और इस टेस्ट का भी मुख्यतः सीमेंट की कंसिस्टेंसी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये हमारे पास एपरेटस है
हेमिस्फेयर नीचे की साइड वेट कितना है 13.7 kg। यदि कंक्रीट की वर्केबिलिटी हाई है तो इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होती है तथा कंक्रीट की परमेबिलिटी और पोरनेस हाई होती है। यदि कंक्रीट की वर्केबिलिटी लो है तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ हाई होती है तथा कंक्रीट की परमेबिलिटी एंड पोरस लो होती है। फैक्टर अफेक्शन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। फॉलोइंग फैक्टर आर अफेक्टेड वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वाटर कंटेंट, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट समानुपाती इसके वाटर कंटेंट के। नोट, कंक्रीट की वर्केबिलिटी सीमेंट वाटर रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वर्केबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1 सीमेंट डिवाइड बाई वाटर। मिक्स proportion mix of concrete broadly classified as 2 types. First is learn mix and second is rich mix. Learn mix and rich mix. Learn mix, if aggregate to cement ratio is called learn mix. Learn mix the workability is low as compared to rich mix. Learn mix low workable. Rich mix, if the aggregate to cement ratio is low is called rich mix. Workability of rich mix are more compared to learn mix. अगर हम बात करें साइज ऑफ एग्रीगेट, कॉजर प्रैक्टिकल की वर्केबिलिटी फाइनर कॉर्सर के कंपेयर में ज़्यादा होती है। कॉर्सर एग्रीगेट लेस सरफेस एरिया माइनस मोर वर्केबल माइनस लो स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें फाइन एग्रीगेट की तो मोर सरफेस एरिया, लेस वर्केबल एंड हाई स्ट्रेंथ। शेप ऑफ द एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ एग्रीगेट is the classified in 4 टाइप। शेप एग्रीगेट के अनुसार कौन कौन से टाइप में क्लासिफाइड होता है? राउंडेड एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट जिसे हम क्यूबिकल एंगुलर एग्रीगेट भी कहते हैं, प्लैंकनेस एग्रीगेट एंड इलोगिनेटेड एग्रीगेट। नोट, इन कंक्रीट बेस्ट वर्केबिलिटी अर्थात कंक्रीट को हाई वर्केबल बनाने के लिए राउंडेड शेप एग्रीगेट आर यूज्ड। यदि कंक्रीट को हाई स्ट्रेंथ बनाना होता तो एंगुलर शेप, क्यूबिक शेप एंगुलर आर यूज। इन कंक्रीट वर्क प्लैंकेज और इलोगिनेटेड शेप एग्रीगेट आर नॉट यूज। सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, अगर हम सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट की बात करें, अकॉर्डिंग टू सरफेस टेक्सचर द एग्रीगेट इज क्लासिफाइड इन 2 टाइप। फर्स्ट इज रफ सरफेस टेक्सचर एंड सेकंड इज स्मूथ सरफेस टेक्सचर। ठीक है, यदि हाई वर्केबल कंक्रीट प्राप्त करनी हो तो स्मूथ सरफेस टेक्सचर एग्रीगेट उपयोग में लाए जाते हैं क्योंकि इनका सरफेस एरिया रफ एग्रीगेट के कंपेयर में कम होता है ना।
यदि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट प्राप्त करनी हो तो रफ सरफेस टेक्सचर एग्रीगेट उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि इनका सरफेस एरिया स्मूथ एग्रीगेट की कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। स्मूथ सरफेस कहता है हायर वर्केबिलिटी माइनस लोअर स्ट्रेंथ, या हाई वर्केबिलिटी होता है या फिर लोअर स्ट्रेंथ होता है। रफ सरफेस लो वर्केबिलिटी होती है बट हाई स्ट्रेंथ होती है इसकी। अगर हम बात करें समरी, सरफेस एरिया इसकी समानुपाती होती है साइज ऑफ एग्रीगेट के, 1/, साइज ऑफ एग्रीगेट। या फिर हम बात करें सरफेस एरिया समानुपाती सरफेस राउंडनेस, ठीक है, रफनेस। वर्केबिलिटी क्या होती है, समानुपाती 1/, सरफेस एरिया के। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट समानुपात सरफेस एरिया। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स वर्केबिलिटी हाई होती है, जबकि पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट वर्केबिलिटी कम होती है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट किसके समानुपाती है, ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट के। एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ एग्रीगेट। पॉजिटिवली, ये पॉजिटिव प्रोपोजिटी ऑफ एग्रीगेट, यदि कंक्रीट में हाई पोरोसिटी एग्रीगेट उपयोग में लाए गए हों तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी रेड्यूस हो जाती है, और यदि लो पोरोसिटी वाले एग्रीगेट उपयोग में लाए गए हों तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें टाइम की, कंक्रीट को प्लेसिंग मिक्सर करने के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है कंक्रीट की वर्केबिलिटी रेड्यूस होती जाती है, ठीक है। हम बात करें टेम्परेचर की, कंक्रीट की वर्केबिलिटी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है वैसे वैसे डिक्रीज होती जाती है। एडमिक्सर, कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कंक्रीट में एडमिक्सर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कोर्स में कम पानी की मात्रा पर ही हाई वर्केबिलिटी प्रदान कर देते हैं। इसकी हम वर्केबिलिटी की बात करें तो वर्केबिलिटी समानुपाती वाटर सीमेंट रेशियो। इफ सीमेंट इज मोर देन वर्केबिलिटी, समानुपाती 1/, सीमेंट और वाटर। अगर हम बात करें लर्न मिक्स की वर्केबिलिटी, सीमेंट अपॉन एग्रीगेट, इफ एग्रीगेट इज मोर वर्केबिलिटी समानुपाती 1/, एग्रीगेट डिवाइड बाई सीमेंट। वर्केबिलिटी समानुपाती इसकी होती है साइज ऑफ एग्रीगेट की, एंड वर्केबिलिटी समानुपाती 26 पॉइंट सेंट्रल। वर्केबिलिटी स्मूथनेस, वर्केबिलिटी समानुपाती ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। वर्केबिलिटी किसके समानुपाती होती है, 1/, पोरोसिटी। वर्केबिलिटी समानुपाती 1/, टाइम, एंड वर्केबिलिटी समानुपाती 1/, टेम्परेचर। नोट, कंक्रीट की वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ को मुख्य रूप से वाटर सीमेंट रेशियो, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो एंड साइज ऑफ एग्रीगेट, स्मूथनेस, ग्राइंडिंग, एडमिक्सर प्रभावित करते हैं। डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, प्लास्टिसिटी,
slump value in mm, compacting factor value एंड वी वैल्यू। हम बात करें वर्क के, अगर वर्केबिलिटी वेरी लो है तो स्टिफ रहेगा, प्लास्टिसिटी कंडीशन में रहेगा। स्लम्प वैल्यू, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू 75 से 80, 0.75 से 80, 10 से 20 सेंटीमीटर का वी वैल्यू रहेगी। अगर हम बात करें लॉ की, तो लॉ में क्या स्टिफ प्लास्टिक कंडीशन में रहेगा। 25 से 75 mm इसकी स्लम्प वैल्यू रहेगी एंड कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.80 से 0.85 एंड वी वैल्यू कितनी होगी, 5 से 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मीडियम की प्लास्टिक रहेगी, 50 से 100% mm वाटर रहेगा एंड 0.85 से 0.92 मेरे 0.92। हाई की बात करें हम तो प्लास्टिसिटी क्या रहेगी, फ्लो एंड स्लम्प वैल्यू 100 से 150 mm, ग्रेटर देन 0.92 एंड बी वैल्यू सी लेस देन 2 सेकेंड। अगर हम बात करें वेरी हाई की, तो कौन सी कंडीशन में रहेगा, फ्लो। ठीक है। मोस्ट सुटेबल मीडियम एंड हाई, मोस्ट सुटेबल लो वर्केबल एंड मोस्ट सुटेबल वेरी लो वर्केबल। सेग्रीगेशन कंक्रीट को मिक्स कर देने के बाद प्लेसिंग करते समय लार्जर पार्टिकल्स का स्मॉलर पार्टिकल से सेपरेशन अलग अलग सेपरेशन कहलाता है। कंक्रीट में सेग्रेशन निम्नलिखित कार्यों से होता है। फर्स्ट इज नॉट प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट कंटेंट। Second is not proper handling of concrete at the time of transporting placing. Third is the time at the time of placing free fall height or exceed 1.5 meter. Not proper observing force between concrete content. Prevention of segregation in concrete। प्रिवेंटेशन देखते हैं हम। पहला है प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट कंटेंट। नेक्स्ट है प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लेसिंग। थर्ड इज एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग फ्री फॉल हाइट आर नॉट एक्सीड 1.5 मीटर। Proper adhesive force between concrete content and use of polyzonic material। यूज फॉर एयर एंटरिंग एजेंट इन concrete। अगर हम बात करें वेल्डिंग की, वेल्डिंग कंक्रीट को फिनिश करते समय यदि वाटर का कंक्रीट से सेपरेशन हो जाए तो यह कंक्रीट की टॉप सरफेस पर आकर इकट्ठा हो जाए तो कंक्रीट में यह डिफेक्ट ब्लीडिंग कहलाता है। प्रिवेंटेशन ऑफ ब्लीडिंग इन कंक्रीट। पहला है यूज ऑफ पोज़ोलाना मटेरियल। पहला यूज ऑफ पोज़ोलाना मटेरियल। सेकंड इज यूज ऑफ एयर एजेंट। थर्ड इज use of richer mix because learn mix have more bleeding।
फिफ्थ इज प्रॉपर proportional of concrete content. The process of manufacturing of concrete. Following steps are followed to manufacture concrete. पहला बैचिंग, में से 11,000 सॉरी following step are following are manufacture concrete. Batching, mixing, transportation, placing, compaction, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग। हम बात करें बैचिंग। कंक्रीट बनाते समय सबसे पहला स्टेप बैचिंग होता है और इससे कंक्रीट के काम में आने वाले मटेरियल को किस मोड में मेजर किया जाए, इसके लिए कंक्रीट की बैचिंग दो प्रकार से की जाती है। पहला वॉल्यूम बैचिंग, इससे नॉमिनल मिक्स M5 से M25। वेट वॉचिंग डिजाइन मिक्स। वेट बैचिंग इज मोर एक्यूरेट कंपेयर टू वॉल्यूम बैक्टीरिंग। मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट की बात करें, कंक्रीट करें मिक्स करने के लिए दो विधियां अपनाई जाती है। पहला हैंड मिक्सिंग एंड सेकंड मशीन मिक्सिंग। कंक्रीट को मिक्स करते समय यदि हैंड मिक्सिंग की जा रही हो तो मशीन मिक्सिंग कंपेयर में प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाता है, इसलिए हार्ड मिक्स प्रोपोज्ड में मशीन मिक्स के कंपेयर में 10% सीमेंट एक्स्ट्रा मिक्स की जाती है। हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट। ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट को मिक्स करने के बाद सावधानीपूर्वक ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए और प्लेसिंग करते समय फ्री फॉल हाइट 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कॉम्पैक्शन। यदि कंक्रीट को प्लेसिंग करने के बाद हायर कॉम्पैक्शन एफर्ट्स का प्रॉपर कॉम्पैक्शन किया जा रहा हो तो हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट प्राप्त होती है, क्योंकि कंक्रीट कॉम्पैक्शन करने के लिए कंक्रीट में उपयुक्त एयर वॉइड रिमूव हो जाते हैं, जिसके कारण कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि कंक्रीट में उपस्थित अवॉइड कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करते हैं। उपस्थित अवॉइड कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करते हैं। परसेंटेज ऑफ वॉइड इन कंक्रीट एंड रिड्यूस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर 1% वॉइड है तो 5% वो रिड्यूस कर देगा स्ट्रेंथ को। 2% अगर एयर वहाँ पे परसेंट है तो 10% वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। 5% यहाँ पे ख़राब है या प्रॉपर नहीं हो पा रहे, 5% पे वहाँ पे कितना होगा रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 30%। परसेंट ऑफ वॉइड इन कंक्रीट 10% है तो रिड्यूस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 50%। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट की फिनिशिंग करने के बाद इसे कुछ समय तक वेट रखने की प्रोसेस क्यूरिंग ऑफ सीमेंट कहलाती है या फिर कंक्रीट कहलाती है, तथा जिससे जितने समय तक कंक्रीट को वेट रखा जाता है क्यूरिंग पीरियड कहलाता है। मेथड ऑफ क्यूरिंग। कंक्रीट का क्यूरिंग निम्न विधियों से की जाती है। फर्स्ट मेथड ऑफ क्यूरिंग। कंक्रीट की क्यूरिंग निम्न विधियों से की जाती है। पहला वाटर क्यूरिंग। वाटर क्यूरिंग के बारे में करें तो
emulsion, ponding, spraying and logging, wet converting. Second, membrane curing. Membrane curing, and third is application of heat and steam curing. Fourth is miscellaneous process, and fifth is in normal condition OPC minimum curing period 7 days. RHS have smaller curing period. Low heat cement have most longer those. Low concrete have most longer curing period.